नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अफ्रीका की है, यह आपने याद रख लेना है। अफ्रीका महाद्वीप की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। देखो, हम 12वीं कक्षा की जो मानव भूगोल की पुस्तक है उसके पहले 3 लेसन करवाएंगे। ये जो लेसन है, इन लेसनों के मुख्य बिंदु हैं इन लेसन के, वो करवाते हैं। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी वह विज्ञान है जो पृथ्वी का वर्णन करती है और उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करती है। बदलते स्वरूप का यानी कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन चाहे जलवायु के परिवर्तन हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे मानवीय परिवर्तन हो, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन सभी का परिवर्तन हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी हमें उन सभी का ज्ञान हमें देती है। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोथनीज ने किया था, ये आपने याद रख लेना है। ज्योग्राफी शब्द है, इरेटोथनीज ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। इसने शब्द को नाम दिया था ज्योग्राफी, भूगोल को। और जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। अगला बिंदु देखिए, भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। ये बिंदु भी बहुत अच्छा है कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसको ज्ञान की शाखाओं की जननी कहते हैं। यानी कि ज्योग्राफी से हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है। जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो ज्योग्राफी से हम प्राप्त करते हैं। चाहे धरातल के नीचे खनिजों की बात हो, चाहे अंतरिक्ष में ग्रहों की बात हो, ये सभी बातें, सभी की जानकारी हमें ज्योग्राफी से मिलती है। तो ज्योग्राफी इज ए साइंस, इट इज़ नॉट ब्रांच ऑफ एनी साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है, ये ब्रांच हैं, लेकिन ज्योग्राफी खुद में एक साइंस है। तो ज्योग्राफी सभी ज्ञान की, विज्ञान की शाखाओं की एक जननी है ज्योग्राफी। तो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, सीईटी की तैयारी करता है, एचटेट की तैयारी करता है, उसको ज्योग्राफी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ज्योग्राफी ज्ञान की शाखाओं की जननी है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराती है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई। मानव भूगोल क्या है? देखिए, ज्योग्राफी में 2 शाखाएं हैं, एक मानव भूगोल है, एक भौतिक भूगोल है। जो मानव भूगोल है वो मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उनका बोध कराने वाले विज्ञान कौन है? मानव भूगोल है। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा भी बन गई है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है, वह भूगोल है जो हमें पर्यावरण और मानव के बीच में जो अंतर संबंध है, इंटरेक्शन है, उनका बोध कराती है, वो मानव भूगोल कहलाती है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या प्रश्न आता है, क्या बिंदु आते हैं। देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो भूगोल का वर्णन नहीं करती, बाकी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो भूगोल का वर्णन करती हैं, जिनका भूगोल में कुछ न कुछ जिक्र होता है। भूगोल में उस जुड़ी हुई बातें हैं 3, लेकिन एक ऐसी बात है जो भूगोल से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए, पहला कहता है समाकलनात्मक अनुशासन। ये ज्योग्राफी में जुड़ती है ये बात, इसका रिलेशन है भूगोल के साथ। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, इसका भी संबंध है भूगोल के साथ। ये तो अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों को मानव भूगोल कहते हैं। द्वैतता पर आश्रित, ये बात भी ज्योग्राफी में आती है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ये यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास के कारण, विकास जब हो जाता है तो आधुनिक समय में वो प्रासंगिक नहीं है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास जब हो जाता है तो आज के युग में वो प्रासंगिक है नहीं है लिख रखा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? घ उत्तर इसका सही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? और इन तीनों से भौगोलिक सूचना प्राप्त कर लेते हैं, एक से नहीं करते, वो कौन सा है देखते हैं। यात्रियों के विचरण, ये बात सही है कि यात्री, देखिए, ज्योग्राफी का ज्ञान जूते के तलवे घिसा कर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो यात्री आए थे भारत में, तो उससे हमें ज्योग्राफी का ज्ञान मिला हमें, तो ये बात भी ठीक है। प्राचीन मानचित्र, इनसे भी हमें, प्राचीन मानचित्र से भी ज्योग्राफी की सूचनाएं मिलती हैं कि पहले ऐसे मानचित्र होते थे विश्व के, ये भी बात जुड़ती है, ज्योग्राफी में सूचना देती है।
चंद्रमा से चट्टानों के पदार्थों के नमूने। देखिए चंद्रमा से भी चट्टानों के नमूने जब हैं या उनके फोटो लिए जाते हैं तो वो भी हमें जो सूचना देते हैं, भौगोलिक सूचना का एक स्रोत बन जाता है चंद्रमा की चट्टानें भी। ये बात भी ठीक है, ये तीनों बातें ठीक हैं जो सूचना प्राप्त की जाती हैं भौगोलिक सूचना इन तीनों से। लेकिन ये बात है न, प्राचीन महाकाव्य, जो प्राचीन महाकाव्य हैं इनसे ज्योग्राफी की कोई सूचना में नहीं मिलती। ये प्राचीन महाकाव्य, इसका ऑप्शन सही आएगा। प्राचीन महाकाव्य है वो भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। अगला बिंदु देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि लोगों के बीच में और पर्यावरण के बीच में कौन सा ऐसा कारक है जो आपस में अन्योन्य क्रिया के लिए प्रभावित करता है, काम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो यदि वो चीज़ है तो हम अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं पर्यावरण के साथ। देखिए मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो ये इसका सही उत्तर आएगा प्रौद्योगिकी। यानी कि जो प्रौद्योगिकी यदि आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो कि पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकते हो। मान लीजिए धरती के नीचे से खनिज निकालने हैं और उन खनिजों को निकालने के लिए यदि आपके पास प्रौद्योगिकी है तो आप अपने पर्यावरण के साथ उस अन्योन्य क्रिया कर सकते हो कि नहीं कि उन खनिजों को निकाल सकते हो। हमारे पास प्रौद्योगिकी का होना ज़रूरी है, तभी हम पर्यावरण के साथ अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, प्रौद्योगिकी इसका सही उत्तर है। अगला बिंदु देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए क्षेत्रीय भिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण का वर्णन। तो इसमें देखिए क्षेत्रीय भिन्नताएं भी होती हैं मानव भूगोल में। कहीं कृषि करते हैं, शुष्क कृषि, कहीं आर्द्र कृषि, कहीं गन्ने की कृषि, कहीं कोई उद्योग है, कहीं कोई उद्योग है। तो ये क्षेत्रीय भिन्नता तो मानव भूगोल में आती हैं। स्थानिक संगठन भी आते हैं मानव भूगोल में, समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। और अन्वेषण का वर्णन भी मानव भूगोल में आता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मात्रात्मक क्रांति। आगे देखते हैं, अगले बिंदु देखिए, फ्रांस के किन्हीं दो महान भूगोलवेताओं के नाम बताएं। फ्रांस के महान भूगोलवेता जिन्होंने ज्योग्राफी में काफ़ी योगदान दिया है, तो महान भूगोलवेता हैं फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास और जीन बुरुंस। तो इसका आपने याद रख लेना है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये पेपर में आ सकता है। और ये संभववादी विचारधारा के समर्थक थे, ये भी आपने इसके साथ साथ याद रख लेना है कि फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास और जीन बुरुंस संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। वह कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1859। यानी कि 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई थी। ये आपने याद रख लेना है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। और वह कब प्रकाशित हुई थी, 1859 में वह प्रकाशित हुई थी। अगला बिंदु देखते हैं, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ किसने लिखा। एंथ्रोपोजोग्राफी महान ग्रंथ है ये रेटजल का। किसने लिखा था, रेटजल ने। एंथ्रोपोजोग्राफी रेटजल द्वारा लिखा गया एक महान ग्रंथ है, ये आपने याद रख लेना है, बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नाम आते ही आपने रेटजल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ रेटजल ने लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक कौन थे। निश्चयवाद के समर्थक कौन थे जो बहुत ज़बरदस्त समर्थन करते थे निश्चयवादी विचारधारा का। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ज्योग्राफी में 3 विचारधाराएं हैं, निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवादी विचारधारा। तो निश्चयवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे जर्मन भूगोलवेता, और उनमें रेटजल इसका प्रमुख नाम आता है। तो रेटजल ये निश्चयवादी थे। हम्बोल्ट, रिटर, रेटजल, एन कुमारी, एलन सैम्पुल, ये सभी निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल किसकी मुख्य शाखा है। क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य शाखा है। देखिए 2 शाखाएं थी, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो मानव भूगोल जो है वो क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य शाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहारवाद किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि कौन था व्यवहारवादी। व्यवहारवादी जो गेस्टाल संप्रदाय थे वो व्यवहारवादी थे। कोफका है, कोहलर है, ये गेस्टालवादी थे। इन्होंने व्यवहारवाद को
का समर्थन किया था, ये व्यवहारवादी थे। ये देखिए, आपने साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, साइकोलॉजी में देखिए पहले आत्मा का विज्ञान मानते थे, फिर मन का, फिर चेतना का विज्ञान मानते थे, आज व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो साइकोलॉजी में है ये गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट हैं जो व्यवहारवादी थे, ये आपने याद रख लेना है। अगला प्रश्न भी बहुत ज़बरदस्त है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक या संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक या पिता किसे कहते हैं? रिक रैटजल को कहते हैं, ये याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि रैटजल कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये मैंने पहले ही बता दिया, जर्मनी के रैटजल थे। वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे रैटजल भूगोलवेत्ता। ये जर्मनी वाले जो भूगोलवेत्ता थे वो निश्चयवादी विचारधारा के थे, ये याद रख लेना। निश्चयवादी विचारधारा में ये माना जाता है कि मानव प्रकृति का दास है, मानव के सभी क्रियाकलाप प्रकृति पर निर्भर हैं, सभी काम मानव की प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं, जो भी काम करता है वो प्रकृति निर्धारित करती है। अब मानव भूगोल का दूसरा लेसन आपके बीच में आ गया है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। देखिए, किसी देश की जनसंख्या अच्छा बिंदु है ज्योग्राफी का। मैंने एक एक छांट करके आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनको मैं समझा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप देखना है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, इसको अच्छी प्रकार से देखो और इसको अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि और बच्चों को फ़ायदा मिल सके। देखिए, कहता है किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कि कोई जो नागरिक किसी देश का है वही उसका एक्चुअल में संसाधन, एक्चुअल में धन वही है। नागरिक ही उस देश का धन होता है। उसकी जो बुद्धि है, उसका विवेक है, वो उसकी जो तकनीकी ज्ञान है, उनके आधार पर वो अपनी गतिविधियां करता है और संसाधनों का यूज करता है, संसाधनों का दोहन करता है, उनका उपयोग करता है और वास्तव में ही जनसंख्या ही किसी देश का वास्तविक धन होती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए जो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए अगला क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है, किसी देश की जनांकी की विशेषता में उसकी जनसंख्या आती है, उसके पुरुष आते हैं, उसकी स्त्रियां आती हैं, बच्चे आते हैं, उसका जन्म दर आता है, उसकी मृत्यु दर आती है और उसकी ग्रामीण जनसंख्या आती है, उसकी नगरीय जनसंख्या आती है। ये सभी मिल करके उस किसी देश की क्या है, जनांकिकी की संक्रमण की जनांकी की विशेषताओं को परिलक्षित करती हैं। किसी देश की जनांकी की विशेषताएं इन पर निर्भर होती है, जिसमें मैंने आपको बताया उसकी कुल जनसंख्या के पुरुष, बच्चे, जन्म दर, मृत्यु दर, नगरीय, ग्रामीण सभी चीज़ें उसकी जनांकी की विशेषताओं को परिलक्षित करती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान या अस्थायी तौर पर जाना प्रवास कहलाता है। जो माइग्रेशन है, प्रवास किसे कहते हैं, वो एक लाइन में मैंने लिख दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना प्रवास कहलाता है। माइग्रेशन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना प्रवास कहलाता है। अगला बिंदु, जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन कौन सी चीज़ें ला सकती हैं, ये 3 चीज़ें ला सकती, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये तीनों चीज़ें जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये तीनों ही चीज़ें किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन लाती हैं। जनसंख्या वृद्धि हो सकती है या जनसंख्या कमी आ सकती है। इन तीनों चीज़ों के द्वारा प्रभावित होती है किसी स्थान की जनसंख्या। अगला आता है, जहाँ से लोग गमन शुरू करते हैं उसको उद्गम स्थान कहते हैं, और जहाँ जिनको जाना होता है और जिस स्थान पर उसको आगमन करते हैं यानी कि जिस स्थान पर वे जाते हैं उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। जहाँ से लोग शुरुआत करते हैं, किसी प्रवास के लिए जाना शुरू करते हैं, उसको उद्गम स्थान कहते हैं, और जहाँ वो पहुँचते हैं उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। यानी कि जहाँ जाना होता है वो गंतव्य स्थान, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं जाने की वो उद्गम स्थान कहलाता है। ये आपने याद रख लेना है। अगला बिंदु देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना बच्चों, नहीं है कह रखा है, यानी कि सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, विरल का नहीं है। देखिए अटाकामा है, ये विरल जनसंख्या का है। भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ये भी विरल जनसंख्या का है।
लेकिन हमने तो कौन सा बताना है, विरल जनसंख्या का नहीं है पूछ रखा है, यानी कि सघन वाला बताना है। दक्षिण पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश भी क्या है, विरल जनसंख्या का है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है यहाँ पर विरल जनसंख्या नहीं रहती, यहाँ पर सघन जनसंख्या रहती है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ सघन जनसंख्या क्यों निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर ये मानसूनी एशिया प्रदेश है, यहाँ पर चावल खूब होता है, गेहूँ खूब होता है, समतल एरिया है। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया आता है जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इसके निकट वाले देश आते हैं। ये इस क्षेत्र में जापान भी आता है। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या सघन रहती है, विरल जनसंख्या नहीं रहती। जबकि अटाकामा एक मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पर जनसंख्या कम है। भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वहाँ अधिक वर्षा होती है, प्रतिकूल जलवायु है, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम है। ध्रुवीय प्रदेश ज़्यादा ठंडे हैं जिस कारण से वहाँ जनसंख्या कम है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या विरल नहीं है, सघन है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, नहीं है पूछ रखा है, आपने ध्यान रखना है। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है। देखिए, जो किसी स्थान की जनसंख्या को अपनी को आकर्षित करता है उसको अपकर्ष कारक बोलते हैं, और जो उस स्थान की जनसंख्या को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बाध्य कर देता है उसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो नहीं पूछ रखा है इसने, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा कारक है, अपकर्ष कारक है। जल भराव एक प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, महामारी एक प्रतिकर्ष कारक है। यहाँ पर नहीं पूछ रखा है, तो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। ये आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है। यहाँ पर पूछ रखा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यदि प्रतिकर्ष कारक हैं तो पूछ रखा हो तो आपने ये तीनों आ जाते, लेकिन नहीं पूछ रखा है तो यहाँ पर आपने बता देना है चिकित्सा सुविधाएं और शैक्षणिक सुविधाएं हैं, ये अपकर्ष कारक होते हैं, ये किसी स्थान की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, यानी कि 3 तथ्य सही हैं, एक गलत है, वो हमने बताना है। कौन सा है ऐसा, विगत 50 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में लगभग 100 वर्ष लगे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है। इसमें सही नहीं है बताना है, तो इसका ये सही नहीं है। 5 अरब जनसंख्या से 6 अरब जनसंख्या होने में 100 वर्ष लगे नहीं, 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या होने में बहुत ही कम समय लगा था। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आ गए आपके सामने, ज़बरदस्त। एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अभी, और इसको वीडियो को शेयर करते रहना, बीच बीच में अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर समान होती हैं। जन्म दर भी और मृत्यु दर भी जब समान रहती है, मान लीजिए 20 मर गए 20 पैदा हो गए, जन्म ले लिया 20 सन और 20 से मर गए, और आयु लिंग पिरामिड का आधार कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, घंटी जैसा होगा। यानी कि जन्म और मृत्यु दर दोनों ही एक जैसी बनी रहेंगी, तो जो हमारी बैल होती है, घंटी होती है जो मंदिर में, उस घंटी जैसा होगा, उतने मरनी है उतने पैदा होनी है, तो हमारा जो पिरामिड है वो घंटी जैसा होगा। ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2012 में सी सेट में दिया था ये प्रश्न, तो ये याद रख लेना है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान होंगी तो क्या होगा, उसका पिरामिड का जो आकार घंटी बैल जैसा होगा, ये आपने याद रख लेना है। उसका आकार कैसा होगा, घंटी जैसा होगा, ये आपने याद रख लेना है। अगला देखिए इसमें क्या है, प्रति 100 व्यक्तियों के अनुपात में साक्षर व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, साक्षरता दर कहलाती है। साक्षरता दर जो है वो 100 व्यक्तियों पर ली जाती है। प्रति 100 व्यक्तियों पर अनुपात में साक्षर व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार आकार का होता है, यानी कि जिसका फैलाव ऐसे होता है, आधार चौड़ा होता है,
और उसमें क्या होता है, विस्तृत जनसंख्या यानी कि जनसंख्या बढ़ने की संभावना होती है। उसका आधार चौड़ा होता है, यानी कि आधार चौड़ा इसलिए कि उसमें जन्म दर ज़्यादा होती है, पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है और ऊपर तक जा कर के वो संकीर्ण हो जाता है। तो ये विस्तृत जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है, चौड़े आधार का होता है। और ऐसा ही चौड़े आधार का ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही पिरामिड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वो ऐसा ये प्रश्न आ गया। देखिए जो अभी अपन बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का है, विस्तृत आकार का है, यानी कि जिसका आधार चौड़ा है और ऊपर से संकीर्ण है। ये विस्तृत जनसंख्या, ये ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड विस्तृत प्रकार का है, यानी कि जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण होता है, वो विस्तृत प्रकार का पिरामिड होता है। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा होता है, जो वर्किंग ग्रुप है, जो वर्किंग करता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 प्रकार के ग्रुप हैं जो जनसंख्या के बताए हैं कि 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर। तो ये जो 15 से 59 का जो वर्ग है वो क्या होता है, वर्किंग जनसंख्या में आता है। ये अर्जक होते हैं, कमाने वाले होते हैं, उपार्जनशील भी होते हैं। ये जो वर्ग है 15 से 59 वाला, ये कौन सा है, कार्यशील वर्ग है। जबकि 0 से 14 वाला वो आश्रित वर्ग है और 60 से ऊपर वाला भी आश्रित वर्ग होता है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे क्या प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आगे कहता है, किसी जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण, यानी कि आयु लिंग पिरामिड होता है, उसका आधार संकीर्ण होता है, उसका जो बेस होता है वो पतला होता है, कम चौड़ा होता है। तो उस जनसंख्या की वृद्धि किसको संकेत देती है, यानी कि उसकी जनसंख्या ह्रासमान जनसंख्या। देखिए नीचे से ये पिरामिड है, नीचे से ये पिरामिड बिल्कुल संकीर्ण सा है, नीचे से संकीर्ण सा है और ऊपर से ज़्यादा चौड़ा होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे जो जन्म दर है वो कम होती जा रही है, जन्म दर कम है इसमें, जिस कारण से इसका जो आधार है वो संकीर्ण है, पतला है। और ऐसी जनसंख्या के पिरामिड ह्रासमान जनसंख्या को दिखाते हैं। जो यूरोप महाद्वीप के अधिकतर देशों का ऐसा ही पिरामिड है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इनका जो जनसंख्या पिरामिड है वो कैसा है, ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड है। ये आपने याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, किसी जनसंख्या में उच्च जन्म दर होने पर, यानी कि जन्म दर अधिक हो जाती है और आयु लिंग पिरामिड का आधार कैसा मिलेगा, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है भाई, ध्यान देना। उसका विस्तृत होता हुआ जनसंख्या को दिखाएगा, यानी कि जिसका आधार चौड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ जन्म दर ज़्यादा है और उसका क्या होगा, वो जनसंख्या वृद्धि, विस्फोट का पिरामिड होता है, जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है ऐसे पिरामिड। अगला प्रश्न, जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में शामिल कोई एक देश बताओ। जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था, देखिए जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है, मैं समझा देता हूँ आपको। पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर बढ़ जाती है जबकि जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर कम हो जाती है। मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। और तीसरी अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर कम होती है, यानी कि जन्म दर बहुत कम और मृत्यु दर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। तो जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में कोई एक देश बताना है तो चिली बता देना आपने। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, ये जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में आते हैं। तो आपने चिली बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चिली लगा देना इसका उत्तर। आप जापान भी लगा सकते हो, जर्मनी, फ्रांस भी लगा सकते हो, इटली भी लगा सकते हो, ये ध्यान देना आपने। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है, प्रौढ़ आयु वर्ग होता है। देखिए 0 से 14 ये होता है बाल आयु, ठीक है, और 15 से 59 की जो होती है वो प्रौढ़ अवस्था होती है और 60 से ऊपर होती है वृद्ध अवस्था। तो 15 से 59 वाली जो आयु वर्ग होता है वो प्रौढ़ वर्ग होता है, जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक होता है। ये पैसे कमाने में ये आगे होता है, ये पैसे कमाने का वर्ग होता है, अर्जक वर्ग होता है ये प्रौढ़ आयु वर्ग। अगला प्रश्न है, आयु संरचना को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन से हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।
यानी कि जो आयु स्ट्रक्चर है उसको 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवाह से आयु संरचना को। जन्म दर से भी आयु की संरचना है वो बदल जाती है। यदि ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो आयु संरचना में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। माइग्रेशन यानी कि कोई दूसरे स्थान से प्रवास कर दे जाता है, आता है, तो उससे भी जनसंख्या की आयु संरचना बदल जाती है और मृत्यु दर से भी आयु संरचना में वो प्रभाव पड़ता है। ये आपने याद रख लेना है। आगे देखते हैं। अगला लेसन है बहुत धमाकेदार मज़ेदार पाठ हमारा, मानव विकास। मानव विकास पाठ को एक नज़र में देखते हैं। वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि और विकास दो ऐसे मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है। वृद्धि और विकास दोनों का समान संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से होता है, यानी कि दोनों ही कुछ चेंजिंग लाते हैं, टाइम के अनुसार कुछ बदलाव आता है। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय, अंतर केवल इतना है, इनमें अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक है जबकि और मूल्य निश्चित पक्ष में है। इसके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। और विकास एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और जिसका हमेशा धनात्मक रूप ही परिलक्षित होता है। बहुत अच्छी बात बताई है। जो वृद्धि होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। किसी भी चीज़ की वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए कोई पेड़ है, वो पेड़ बढ़ रहा है, वो जो एक निश्चित समय पर बढ़ करके वो जीर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये तो उसकी वृद्धि है। वृद्धि रुक जाती है, एक समय के अनुसार वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, जबकि विकास सतत है, विकास लगातार होता रहता है, विकास धनात्मक होता है विकास। ये याद रख लेना। जैसे एक बच्चा है, वो मोटा हो गया, बड़ा हो गया, उसकी वृद्धि होती गई, लेकिन उसका जो विकास है वो उसमें रोजाना कुछ सीखता है, पॉजिटिव है। जबकि वृद्धि तो उसकी वजन की हो सकती है, शरीर की हो सकती है। तो वृद्धि एक ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो विकास है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला बिंदु क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। ये बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, ये याद रख लेना है। ये पेपर में खूब आता है कि मानव विकास के स्तंभ कितने होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। ये याद रख लेना है, आपने भूलना नहीं है। अगला बिंदु क्या है, मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। यानी कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का जो सूचकांक 3 चीज़ों से प्रभावित होता है, आपने याद रख लेना है। HDI प्रभावित होता है किससे, HDI जो प्रभावित होता है वो 3 चीज़ होती हैं। एक तो स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा उसकी एजुकेशन, संसाधनों तक पहुँच यानी कि उसका जीवन स्तर, यानी कि उसको संसाधन कितने प्रकार से कैसे मिलते हैं, अच्छी प्रकार से या नहीं मिलते हैं। ये तीनों ही चीज़ें उसको प्रभावित, उस देश की मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करती हैं। ये तीनों ही चीज़ें, ये ऐसे सूचकों के आधार पर देश का क्रम तैयार किया जाता है, HDI तैयार किया जाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। इन 2 लाइनों में काफ़ी बात हमने याद कर ली कि जो मानव विकास सूचकांक होता है, HDI जो होता है, वो 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। एक तो उसकी स्वास्थ्य से, उस देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य प्रभावित डालता है मानव विकास को। एक शिक्षा प्रभावित करती है उसके मानव विकास को, HDI को। एक संसाधनों तक पहुंच, यानी कि उसका संसाधन तो कैसी पहुंच है, यानी कि उसका रहने का स्तर कैसा है, क्या उसको संसाधन मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। यदि अच्छी प्रकार संसाधन उस जनसंख्या को मिल जाते हैं, शिक्षा अच्छी है उस देश की जनसंख्या की और स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो उसका HDI भी शिखर पर मिलेगा। और जो HDI का जो क्रम होता है, जो पैमाना होता है, वो 0 से 1 के बीच का स्कोर के बीच में होता है। ये आपने याद रख लेना है। और एक चीज़ और मैं और बता देता हूँ कि जो नॉर्वे, आज दुनिया में नॉर्वे जो है, नॉर्वे आज शिखर के ऊपर है HDI में। शिखर पर कौन सा देश है HDI में, नॉर्वे। ये आपने याद रख लेना है। ये 3 चीज़ें प्रभाव डालती हैं किसी देश के मानव विकास सूचकांक को।
आगे क्या कहता है अपने को देखिए। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुणात्मक धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा ऐसा जो सर्वोत्तम है विकास का, डेवलपमेंट जब होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभाव डालती है, कौन सी चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होता है विकास? तो गुणों में धनात्मक परिवर्तन आएगा इसका, यानी कि जो पॉजिटिव हमारी क्वालिटी जो है वो धनात्मक है तो क्या होगा, विकास अधिक शिखर पर जाएगा। तो इसका सही उत्तर है गुणों में धनात्मक परिवर्तन। आप लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार प्रश्न है। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? देखते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महमूद उल हक, LEC सैम्पुल और रेटजल। तो इसका सही उत्तर आएगा डॉक्टर महमूद उल हक। यानी कि HDI की जो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI की जो रिपोर्ट तैयार की थी सबसे पहले वो महमूद उल हक ने तैयार की थी, याद रख लेना है। और इसकी प्रत्येक वर्ष UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 के बाद ये प्रस्तुत करता आ रहा है। ये आपने ये भी याद रख लेना है कि मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है? वो UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 के बाद से ही प्रस्तुत की जा रही है, ये आपने याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? ये देखिए, कदे आप इसको गलत लगा दो, नहीं है पूछ रखा रहे, यानी कि जिसका HDI क्या है, कम है। तो आपको ये तो पता है कि HDI ऊंचा किसका है, तो इसमें पहला ऑप्शन नार्वे दे रखा है, कदे गलत कराओ, नार्वे नहीं आएगा, नहीं है पूछ रखा है। तो देखना इसका नार्वे का ऊंच है, अर्जेंटीना का भी ऊंच है, जापान का भी ऊंच है, तो इसका मिस्र आ जाएगा भाई। कौन सा देश आएगा? मिस्र आएगा, जिसका HDI निम्न है, ऊंचा नहीं है। नार्वे का तो सबसे ऊंचा है, ये आपने याद रख लेना है। तो इसका क्या आएगा? मिस्र इसका सही उत्तर आएगा भाई। तो आपने लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। और यदि आपने कोई और प्रश्न पूछना है पहले 3 पाठों का ज्योग्राफी का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।